नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह। आज 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करें तो एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोग काफ़ी छोटे समय से, छोटे क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 6-7 में भी पढ़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत 8 में भी लिया और अब आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे कि एसिड क्या होता है, उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट्स के केमिकल इक्वेशन और उसके यूजेस और वो मैन्युफैक्चर कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये बात क्लियर करें कि एसिड क्या होता है। छोटे क्लास में हमें पढ़ाया गया था क्या कि आप ना किसी भी चीज को टेस्ट कीजिए, अगर उसका टेस्ट खट्टा होगा तो डेट मीन्स कि वो एसिड होगा। ये बेसिकली ये डेफिनेशन लैटिन वर्ड से निकला है, क्योंकि एसिड जो है वो एक एसिडस, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, एसिडस लैटिन वर्ड से निकला हुआ है और इस एसिडस का जो मीनिंग होता है वो सॉवर टेस्ट होता है, यानी कोई चीज अगर खट्टी है तो वो एसिड होगा। तो पहला डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, ये छोटे क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। द वर्ड एसिड डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सावर टेस्ट। दस एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच हैज अ सावर टेस्ट, ठीक है। तो यानी एसिड, अगर कोई सब्सटेंस खट्टा है तो डेट मीन्स कि वो एसिडिक है, ठीक है, या एसिड। डन। लेकिन जैसे जैसे आप अपर क्लास में आएंगे या डे टू डे लाइफ में ही आप मान लीजिए, तो हर चीज को हम अपने जवान पे रख के टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, घर में जो भी चीज खट्टी हम खाते हैं, जैसे कि दही हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सब कुछ एसिडिक होता है और इसको आराम से हम खा भी लेते हैं। लेकिन देयर आर सम एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, which cannot be even taken on the skin। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जिनका नाम मैंने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि आप अपने स्किन पे भी नहीं रख सकते। टेस्ट करने की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इतने हार्ड एसिड होते हैं कि आपके स्किन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिल्कुल जला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है आपका कि वाई एवरी एसिड इज नॉट check by testing it। सॉरी, सारे एसिड को हम टेस्ट करके नहीं पहचान सकते, क्योंकि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और स्ट्रांग होने के कारण वो सीवियर आपको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है, तो हम अब कैसे डिफाइन करें। अभी तक तो जो घरेलू चीजें थी छोटे क्लास में कि हाँ ऑरेंज खट्टा होता है तो उसको एसिड कहते हैं, दही खट्टा होता है तो उसको एसिड कहते हैं, तो चल रहा था बात। लेकिन अब हम अपर क्लास में आ गए, तो अब अपर क्लास में एसिड का डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बहुत बड़े केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, उनका नाम था एरिहेंस। इनके बारे में आप डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एरिहेंस, ARRHENIUS, एरिहेनियस पहले केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, जिन्होंने डेफिनेशन दिया कि एसिड और बेस का डेफिनेशन दिया, क्योंकि बात यहाँ पे एसिड पे ही आके नहीं रुकती। अगर स्ट्रॉन्ग बेस भी हुआ ना तो उसको भी आप टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपको अभी छोटे क्लास का डेफिनेशन मैंने पढ़ाया कि एसिड जो है वो एसिडस लैटिन वर्ड से बना हुआ, जिसका मतलब खट्टा होता है, इसलिए वो सारी चीजें जो खट्टी होती है वो एसिडिक होता है। तो ये चीजें बड़े क्लास में नहीं चल पाएगी। तो एरिहेनियस पहले केमिस्ट्री के नॉलेजेबल पर्सन थे जिन्होंने डेफिनेशन दिया। अभी इनके बारे में भी आगे डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे, अभी क्या उन्होंने डेफिनेशन दिया उसके बारे में बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा क्या कि अगर कोई सब्सटेंस लीजिए
एक सब्सटेंस लीजिए, उसको पानी के साथ घोलिए और अगर वो H प्लस आयन रिलीज करे, क्या H प्लस आयन रिलीज करे, तो डेट मीन्स कि वो एसिडिक होगा। वहीं पे उन्होंने बेस का डेफिनेशन क्या बोला कि अगर एक सब्सटेंस लीजिए, उसको पानी के साथ घोलिए और अगर वो OH माइनस आयन रिलीज करे तो वो बेस होगा। तो ये क्या चीज है ना बेटा, ये बहुत ही स्ट्रांग नॉलेज है जो जिसके हेल्प से आप एक्सपेरिमेंट करके बिना उसको अपने स्किन पे रखे या जवान पे टेस्ट किए हुए आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। हालांकि ये डेफिनेशन का भी एक ड्रॉबैक है, अभी मैं बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे चल के 10th क्लास में ही, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इस डेफिनेशन का भी एक ड्रॉबैक है। देखिए नॉर्मल सी बात है कि टेस्टिंग हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं कर सकते, ठीक है। हम वीक बेस या वीक एसिड को हम आराम से अपने स्किन पे रख के या जवान पे रख के टेस्ट करके हम बता सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का है बेटा, क्योंकि सारे एसिड ना पानी में घुल के H प्लस आयन रिलीज नहीं कर सकते। आगे चल के इसी एसिड को आप वीक एसिड के नाम से जानेंगे। वो और कुछ ही एसिड ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन रिलीज करते हैं और इस टाइप के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो आगे जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा तो जब हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पढ़ेंगे तो उसमें और सारी चीजें आ जाएंगी। डेट सिंपली मीन्स कि अगर आप नींबू के रस को पानी में घोलेंगे ना तो आपको कुछ भी H प्लस आयन रिलीज होता हुआ नहीं दिखने वाला है, ठीक है। दिखेगा तो इसमें भी नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में भी नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड पे या स्ट्रॉन्ग बेस पे ही एप्लीकेबल है। वीक एसिड ऐसे होते हैं या वीक बेस ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुलने के बाद रिस्पेक्टिव आयंस जो कि वो फॉर्म करते हैं वो नहीं रिलीज करते, जिसके कारण वो ऐसा नहीं है कि वो एसिडिक नहीं है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीक एसिड है उसको आप आराम से टेस्ट भी करिए, स्किन पे रख के देखिए, उसके बाद आप आराम से उसको टेस्ट कर सकते हैं। रही बात स्ट्रॉन्ग एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके लिए आपके पास ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपका काम करेगा। देखिएगा क्या है, एन एसिड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर H प्लस आयन, ठीक है। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में घुल, एक्वाइज सोल्यूशन इज व्हाट, इट इज बेसिकली अ सोल्यूशन विच इज मेड व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर कोई सब्सटेंस को आप पानी में घोल दे तो दैट बिकम्स द एक्वाइज सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अगर मैंने नमक को पानी में घोल दिया तो नमक और पानी को घोलने से जो नमकीन पानी बना तो दैट इज द एक्वाइज सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट। डन। तो ध्यान रखिएगा, एन एसिड में भी डिफाइन एज अ सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर H प्लस आयन इन अ एक्वाइज सोल्यूशन। तो यहीं पे फैक्टर दे रहा है, वो सब्सटेंस जो कि अपने एक्वाइज सोल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज करे आर कॉल्ड एसिडिक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मान लिया कि कोई वीक एसिड आप लेकर आइए, दही लेकर आइए, उसको पानी में घोलेंगे और H प्लस आयन रिलीज नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो एसिडिक नहीं है ना, एसिडिक है, ठीक है। ये डेफिनेशन बाबू इसलिए दिया गया है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बारी आए, चाहे जब आप केमिस्ट्री लैब में काम करें, तो इसके बेस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सके। डन। आगे हम बात करते हैं, ये जैसे एक 2-3 मैं एग्जांपल दे दूं तो थोड़ा माइंड में क्लियर हो जाए। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। इसको पानी में जब घोलेंगे तो इट बिकम्स H प्लस Cl माइनस, ठीक है। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसको पानी में घोलेंगे तो ये बनेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन रिलीज होता है तो उसको एसिड कहते हैं। डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे कि
these ion exist as a hydronium H3 plus ON ion. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है बेसिकली बेटा? देखिए, ये HCl जो है, ये HCl जो है वो H प्लस आयन रिलीज कब करेगा? वो H प्लस आयन रिलीज कब करेगा? ये HCl जो है वो H प्लस आयन रिलीज कब करेगा? जब हम पानी में घोलेंगे। ठीक है, तो अब पानी में घोलने के बाद क्या है कि यहां पे अगर मैं H2O लिखूं तो ये H प्लस आयन ना बेटा, आयन जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। 9th क्लास में जब आप लोग को इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा होगा Na प्लस Cl माइनस, तो आपको पता है कि Na प्लस ये 1 और Cl माइनस 1, तो ये क्रिस क्रॉस करके खुद को स्टैब्लिश करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। इन द सेम वे ये H प्लस आयन जो है ये अनस्टेबल होता है। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं इसको कंपाउंड बनाना पड़ेगा, तो ये क्या करता है, इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है बेटा। ठीक है, H3O वही यहां पे इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भी हालांकि आयन ही होगा, ये भी कंपाउंड नहीं होगा, ये भी अनस्टेबल होगा, लेकिन बात क्या है ना बेटा, आयंस पे भी फर्क पड़ता है। ये एक आयन है H प्लस वन आयन, और ये बन जाएगा H3O प्लस, यानी इस आयन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? टोटल 4। तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और थोड़ा क्वाइट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोनियम आयन होता क्या है और कैसे फॉर्म होता है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे सॉरी, आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि हाइड्रोनियम, जब भी हम किसी एसिड, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम लीजिएगा, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में घोलते हैं तो उस समय वो H प्लस आयन रिलीज करता है। अब ये H प्लस आयन जो है वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए पानी के साथ बन के, अब नॉर्मल सी बात है H2O है, अब H2O में एक और H जाके मिल जाएगा तो डेट बिकम्स H3। पानी के साथ मिलके ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन। आयन अभी भी रहेगा, H प्लस अभी भी रहेगा, H3O प्लस आयन अभी भी रहेगा, लेकिन क्योंकि इसमें एलिमेंट्स 4 हो गए, इसलिए ये H प्लस आयन के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होगा और अपने स्टेबिलिटी के लिए फॉर्म होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो पढ़िए क्या है। When acids are dissolved in water, they release hydrogen atom as H plus ion. H plus ion as such is quite unstable and exists in combination with a molecule of H2O as H3O plus ion, known as hydronium ion. तो इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा। सॉरी, अब बात करते हैं, हाइड्रोनियम आयन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एसिड जो है वो कितने तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब वो कहां से मिलता है, उसके बेसिस पे एसिड कितने तरीके के होते हैं। एसिड की बात करूं मैं तो एसिड आपके पास 2 तरीके के होंगे बेटा। एसिड आपके 2 तरीके के होंगे, स्क्रीन पे देखिए आराम से। एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों नेचुरली अकरिंग ही हैं। फर्क दोनों में क्या है? नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी नेचर से मिलता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी नेचर से मिलता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो लिविंग थिंग्स से मिलता है। अब लिविंग थिंग्स में हम लोग हो गए इंसान, एनिमल हो गए और प्लांट हो गए। अगर लिविंग थिंग से कोई चीज मिलता है तो उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग से जो मिलता है उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दोनों नेचुरल से ही मिलेगा। ठीक है, आप अगर बहुत ही हाई फाई दुकान में जाएंगे और अगर वहां पे दूध बिकता होगा ना, तो वहां पे लिखा रहता है ऑर्गेनिक मिल्क। इस ऑर्गेनिक मिल्क का मतलब है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि ये प्योर गाय का या प्योर भैंस का दूध है। ऑर्गेनिक मतलब यही होता है।
तो दूध मिलता कहां से? एनिमल से ही ना। जो भी एनिमल से दूध आप जिस भी एनिमल का दूध मिल जाए, वो बफेलो हो, गोट हो या गाय हो, वो तीनों चीज का दूध जो है डेट कम्स फ्रॉम एनिमल्स ओनली, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मिल्क। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, ऐड करने का तरीका है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक भी नेचर से मिलता है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है, जैसे रॉक हुआ, ठीक है, मिनरल्स हुआ। तो ये जितने स्ट्रांग वाले एसिड है, हाइड्रोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड, ये सब के सब आपके वहां से मिलते हैं, रॉक और मिनरल से मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एसिड को आपने क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे, कहां से मिलते हैं? ओरिजिन के बेसिस पे। आइदर दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अभी आगे चल के आप स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड भी पढ़ेंगे, उसको थोड़ा अलग तरीके से हम क्लासिफाइड करेंगे। नेक्स्ट, ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये मीनिंग है, पेंसिल से लिखा हुआ चीज एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या उसका किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा रहता है। अभी मैं बताता हूं ये किस चीज का एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़िए, हम बेस के तरफ आगे बढ़ते हैं। बेस के तरफ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, बेस के तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बेस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने एरिहेनियस का डेफिनेशन बताया था, बेस वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो पानी में घुलने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करें। डन। आप 2-3 मैं एग्जांपल देता हूं बेस का, ध्यान से देखिएगा। 2-3 एग्जांपल देता हूं मैं बेस का। जैसे कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। तो NaOH को पानी में घोलेंगे तो इट बिकम्स Na प्लस और OH माइनस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOS ट्वाइस। तो ये हो जाएगा आपका Mg2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे बेस क्या होता है बेटा। ये मैंने क्या बोला, एरिहेनियस का जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, डेट इज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वो बेस जो कि पानी में घुलने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करे, वो सब्सटेंस जो कि पानी में घुलने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करे, उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, अब रही बात छोटे क्लास की, तो छोटे क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई चीज को टेस्ट कीजिए और टेस्ट करने के बाद अगर वो कड़वा आपको टेस्ट में लगे तो वो बेस होगा। तो मैंने क्या अभी बोला था कि ये जो डेफिनेशन है ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो गया, ये जो डेफिनेशन है ये वीक बेस के लिए हो गया, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो a base may be defined as a substance capable of releasing one or more OH minus ion in a aqueous solution. ठीक है, they can be identified by bitter taste और soapy touch. ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, डे टू डे लाइफ में साबुन यूज करते हैं, अब वो कपड़े धोने का साबुन हो या नहाने वाला साबुन हो, दोनों में बेस होता है। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा बेस मिलाएंगे उतना ज्यादा अच्छा साबुन होगा, उतना ज्यादा अच्छा सफाई करेगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नहाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं है, अपना कपड़ा धोने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है। तो जितना महंगा आप सरफ ले लीजिए, जितना महंगा कपड़ा धोने वाला साबुन ले लीजिए, डेट सिंपली मीन्स कि वो महंगा है, वो अच्छे क्वालिटी का सरफ और साबुन है, डेट मीन्स कि उसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला हुआ है, डेट सेट, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक टर्म दिख रहा होगा, एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये दोनों चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, बेस भी और एल्कलीज भी। बाबू दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, बेस और अल्कलीज दोनों चीज सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। एल्कलीज का डेफिनेशन ये होता है कि वो बेस जो कि पानी में घुल जाए आर कॉल्ड अल्कलीज। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा था, एसिड भी जब पढ़ा रहा था, एरिहेनियस ने जो ये डेफिनेशन बताया कि सब्सटेंस को पानी में घोलिए, H+ आयन रिलीज हो तो वो एसिडिक होगा, सब्सटेंस को बेस में पानी में घोलिए, OH- आयन रिलीज होगा, डेट मीन्स की बेस होगा।
इसका ये मतलब नहीं कि जो H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा तो एसिडिक नहीं है, जो OH- आयन रिलीज नहीं कर रहा तो बेस नहीं है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई सब्सटेंस बेसिक है तो पानी में घुलने के बाद वो OH- आयन रिलीज ही करे, कोई जरूरी नहीं है बेटा। लेकिन ध्यान रहे, जो बेस पानी में घुलने के बाद OH- आयन रिलीज करता है उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया अल्कलीज, नथिंग एल्स। वो भी बेस है जो कि OH- आयन रिलीज कर रहा है, और वो भी बेस है जो कि OH- आयन रिलीज नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कहीं केमिकल इक्वेशन में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं यूज करूँ, वहां पे बेस लिखे तो आप आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर दे कि सर ये एल्कलीज है ना। एल्कलीज उसका नाम दिया गया है, वाई? बिकॉज NaOH व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयन, तो ये नाम दिया गया है स्पेशल। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो अगर कोई बेस है पानी में घुलने के बाद OH- आयन नहीं रिलीज कर रहा, डेट मीन्स कि वो बेस नहीं है, वो भी बेस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वाटर सोल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज। और मैं एक मूल मंत्र आपको दे दूं, जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, एसिड में बोल रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ना, वो पानी में घुलने के बाद जनरली OH- आयन रिलीज करते हैं, और इसी कारण इनको अल्कलीज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस को जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि हर केस में एक्सेप्शन होता है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, और इसी कारण उनको अल्कलीज भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन सेट करना। नेक्स्ट आइए देखिए, वाई वॉशिंग सोप हैव कोरेसिव एक्शन ऑन द स्किन। देखिए जनरली बात क्या है ना, पिक्चर देख के और टीवी देख के ना हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि एसिड जो होते हैं ना वो हमारे लिए नुकसान वाले होते हैं, अब बेस हमारे फ्रेंडली होते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी स्ट्रांग हुआ तो आपको नुकसान करेगा। मेरे कहने पे आज का पूरे दिन का बर्तन आप लोग धो के देखिए अपने हाथ से, और पूरे घर के परिवार का कपड़ा धो के देखिए अपने हाथ से। आपको मैं बता रहा हूं कि धोने के बाद आपके हाथों में खुजलाहट होगी। क्यों? क्योंकि जो विम बार आप यूज कर रहे हैं बर्तन धोने के लिए, और जो कपड़े धोने के लिए आप लोग सरफ और साबुन यूज कर रहे हैं, दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और ज्यादा लंबे समय तक अगर कपड़ा धो दे या बर्तन धो दे तो दैट स्ट्रॉन्ग बेस गेट सेटल ऑन आवर स्किन ऑफ हैंड, हमारे हाथ के स्किन पे वो सेटल हो जाता है और हमें जलन सा महसूस होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ भी स्ट्रॉन्ग आपके स्किन पे गिरा तो आपको इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, वो आपको इरिटेशन फील कराएगा, वो आप स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ही आपको नुकसान पहुंचाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है क्या कि वाई वॉशिंग सोप हैव कोरेसिव एक्शन ऑन द स्किन। अब हुआ क्या कि कपड़े सही से धुल जाए, बर्तन सही से धुल जाए, तो सही से धुल जाए तो मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग बेस कंपनी वालों ने मिला दिया। अब स्ट्रॉन्ग बेस जब कंपनी वालों ने मिला दिया, लंबे समय तक अगर आप बर्तन धोते रह गए या कपड़े धोते रह गए तो वो आपके हाथ पे भी कांटेक्ट में आएगा और आपको हाथ में स्ट्रॉन्ग एसिड पड़े या स्ट्रॉन्ग बेस पड़े, इरिटेशन तो आपका तय है। बिकॉज दे कंटेन लार्ज परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड कास्टिक पोटास। ठीक है, ये दोनों का डिटेल कैसे बनता है और कहां कहां यूज होता है, ये सब कुछ अभी आपके सिलेबस में आगे पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान से सुनिए कि
क्यों वॉशिंग सोप जो है वो आपको कोरोसिव एक्शन प्रोड्यूस करता है स्किन पे, तो आप जवाब देंगे बिकॉज they consist of large amount of sodium hydroxide which whose common name is caustic soda, and potassium hydroxide whose common name is caustic potash. Therefore they produce corrosive action on our skin. मैंने नोट भी लिखा है कि प्लीज नोट दैट बोथ एसिड एंड बेस डू नॉट शो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. दे कैन नॉट रिलीज H+ आयन और OH- आयन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. देखिए ये कॉमन सेंस है. एरिहेनियस का जो डेफिनेशन है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एरिहेनियस का जो डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ वाटर. उनका डेफिनेशन ही यही है कि पानी में सब्सटेंस को घोलिए, H+ आयन रिलीज होगा तो उसको एसिड कहिए. पानी में सब्सटेंस को घोलिए और OH- आयन रिलीज होगा तो उसको बेस कहिए. अब बीच में पानी हटा देंगे तो कहानी खत्म है. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ना हम स्किन पे रख पाएंगे ना ही जवान पे रख पाएंगे. तो एक मेरे पास क्या ऑप्शन रह गया? पानी. तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाटर रहेगा तभी आपको H+ आयन रिलीज होगा, चाहे OH- आयन रिलीज होगा, और तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है. तो इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा. ठीक है, ये स्क्रीन पे अभी तो उल्टा स्क्रीन दिख रहा होगा क्योंकि ज्यादा कवर अप नहीं कर पा रहा हूं मैं. ये जो आपको दिख रहा है टेबल, ये बेसिकली कुछ एसिड के नाम हैं. कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है, और कौन ऑर्गेनिक है, कौन मिनरल है. मिनरल का मतलब ही होता है इनऑर्गेनिक. उनका केमिकल फॉर्मूला और उनका यूज, और इस यूजेस में जो आपको हार्ड वर्ड मिलेगा ना, जो हार्ड वर्ड मिलेगा उसी का पेज नंबर 2 पे यहां पे मीनिंग मैंने लिखा है. तो ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, और ये नॉलेज के लिए है, तो इस बात का ध्यान रहे कि हाँ, चलता फिरता कोई भी आपसे पूछ लेगा, क्योंकि आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है. तो ऑक्जेलिक एसिड अब 10th क्लास में आ गया. अब आपसे कोई पूछ देगा कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, तो थोड़ा सा याद कर लीजिए कि उस समय आप गिल्टी फील ना करें कि हमें फॉर्मूला नहीं पता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर. स्क्रीन पे दिख रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर. इंडिकेटर क्या है? देखिए, एक तो एरिहेनियस का जो डेफिनेशन है उससे हम चेकआउट कर सकते हैं कि सब्सटेंस को पानी में घोलिए और OH- आयन रिलीज हो और H+ आयन रिलीज हो, तो हम H+ आयन रिलीज हो तो उसको एसिड कह देंगे, और OH- आयन रिलीज हो रहा है तो उसको हम बेस कह देंगे. लेकिन बेटा ये सारी चीजें जो है ना वो बुकीज लैंग्वेज हैं. केमिस्ट्री लैब में जाएंगे कर भी लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको H+ आयन या OH- आयन दिखेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं दिखने वाला. जैसे HCl को पानी में आप घोल देंगे तो आपको क्या लग रहा है, आपको H+ आयन अलग से और Cl- आयन अलग से दिखेगा? नहीं, कुछ नहीं दिखने वाला. ये कुछ बुकिस जानकारी है जो कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, डन. बेसिकली कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है बिना टेस्ट किए हम कैसे पता करें, तो उसके लिए इंडिकेटर्स बने हुए हैं. अब इंडिकेटर्स भी बहुत डिफरेंट तरीके के आप पढ़ेंगे. अभी आप करेंटली पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़िए कि इंडिकेटर होता क्या है. नाम से ही पता चल रहा है वो सब्सटेंस जो कि आपको दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है, ये परखने में हेल्प करे, इज कॉल्ड इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो तभी नीचे हम पढ़ेंगे. तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंडिकेटर्स ही ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्या, बिना टेस्ट किए हुए, बिना, आप जैसे मान लिया कि एरिहेनियस ने आपको डेफिनेशन पढ़ा दिया कि सब्सटेंस लीजिए, पानी में घोलिए, H+ आयन रिलीज होगा तो वो एसिडिक होगा. अब मैं
मैं ठहरा अनपरगवार इंसान, मुझे नहीं पता कि हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो एसिडिक होता है। अब मैंने पानी में घोल दिया, मुझे ना ही H+ आयन दिख रहा है ना ही Cl- आयन दिख रहा है, तो मेरे लिए तो वो बराबर हो गया ना मैं उसको एसिड कह सकता हूँ ना ही मैं बेस कह सकता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कि मुझे किसी ना किसी चीज का इंडिकेटर का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि या तो कलर चेंज हो जाए या स्मेल चेंज हो जाए या उसका टेस्ट चेंज हो जाए, ताकि मुझे पता चल सके ओवरऑल कि वो एसिड है या बेस है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर? तो इंडिकेटर आर बेसिकली कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस और डाइज extracted from different plants which show change in color when treated with acid or base. Indicators generally जो होते हैं वो प्लांट से निकाल के, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं, उससे बनाया जाता है, और ये जनरली क्या शो करते हैं? कलर चेंजिंग शो करते हैं। तो सबसे कॉमनली यूज जो इंडिकेटर है वो लिटमस है। तो ये टेबल आपको दिख रहा होगा, उसका टेबल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि लिटमस जो है उसका कलर जो है न्यूट्रल, यानी उसका ओरिजिनल कलर, ये सारे ओरिजिनल कलर है। न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब नॉर्मली जो ओरिजिनल कलर होगा लिटमस का वो पर्पल होगा। एसिड में डुबोएंगे या एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो रेड हो जाएगा, बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो ब्लू हो जाएगा। फेनोल्फथलीन कलरलेस होता है, एसिड के साथ भी कलरलेस रहेगा लेकिन बेस के साथ पिंक शो करेगा। मिथाइल ऑरेंज जो है वो नॉर्मली ऑरेंज नाम है तो ऑरेंज कलर का ही होगा, एसिड के साथ रेड हो जाएगा, बेस के साथ येलो हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि लिटमस बनता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज अ पर्पल डाई। मैंने पहले बोल दिया कि ये जो आप देख पा रहे होंगे कि कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन, तो यानी ये जो तीनों आपको कलर दिख रहे हैं ये सारे इनके ओरिजिनल कलर हैं, ठीक है। तो इट इज अ पर्पल डाई विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लिचन प्लांट है, ये बिलोंगिंग फ्रॉम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, उसका डिटेल अगर आपको ज़्यादा ध्यान से उतर गया हो तो आप इस पेज के ऊपर में मैंने लिख दिया है। थाइलोफाइटा जो होते हैं दे लैक ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंगी, लिचन और बैक्टीरिया। तो लिचन भी एक थाइलोफाइटा प्लांट के बिरादरी से है। If the dye is deposited in paper strip, the latter acquires a purple color. When purple strip, और उसके बाद मैंने C above टेबल बोल दिया है। ये देखिएगा, लिचन प्लांट जो है वो थाइलोफाइटा किंगडम से है, और लिचन के साथ साथ एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया भी आते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन आप ऊपर के पेज में देख सकते हैं। और ये इनिशियली इसका पर्पल कलर होता है, और जैसे ही आप इसको एसिड में डुबोएंगे या एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कॉमनली यूज्ड है। आप अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आपको ये लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर ही मिलेगा। लिक्विड के फॉर्म में हुआ तो कलर आपका पर्पल कलर का सोल्यूशन होगा, पेपर हुआ तो पर्पल कलर का पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन भी ऑर्गेनिक डाई है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है अभी करेंटली। मिथाइल ऑरेंज भी एक ऑरेंज कलर का डाई है, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान में रखिए। मेन आपसे क्या पूछा जाएगा, मेन आपको ये टेबल याद होना चाहिए। मेन आपको ये टेबल याद होना चाहिए कि लिटमस का इनिशियल कलर क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मेन ये चीज याद रखिए, बाकी चीजें जो हैं वो जनरल नॉलेज के लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। हाँ, 2 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं बेटा। एक सिंथेटिक इंडिकेटर, एक सेकंड में थोड़ा स्क्रीन को स्टेबल कर लूं। डन। एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा इंडिकेटर जिसको आप खुद बनाते हैं लेबोरेटरी में।
फेनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज जो अभी अभी पढ़ाया वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर आपके हैं लिटमस। लिटमस को आपको अभी पता चला लीचेन प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, ठीक है। अब आप आगे जब पढ़ रहे होंगे, ये तीनों के बारे में जब पढ़ रहे होंगे, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिटमस, फेनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, इन तीनों के बारे में जब आप पढ़ रहे होंगे तो जरा ध्यान से पढ़िए, लिखा है एसिड बेस इंडिकेटर। तो अब बात आती है कि इन तीनों का नाम एसिड बेस इंडिकेटर क्यों पड़ा। ध्यान रखिएगा, इन तीनों का नाम एसिड बेस इंडिकेटर इसलिए पड़ा ना बेटा, क्योंकि ये एसिड के साथ दूसरा कलर और बेस के साथ दूसरा कलर शो करते हैं, ठीक है, पक्का। तो एसिड बेस इंडिकेटर, व्हाई एसिड बेस इंडिकेटर आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर? बिकॉज change in color take place when treated with acid or base, therefore they are called acid base indicator। यानी आगे के इंडिकेटर्स अगर आप पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा रेड कैबेज जूस, तो ये सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं ना बेटा, जो आइदर एसिड के साथ कुछ चेंज दिखाएंगे या बेस के साथ चेंज दिखाएंगे, दोनों के साथ चेंज नहीं दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? आगे कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे क्या कि सॉरी, उसमें आप देखेंगे क्या कि वो या तो एसिड के साथ कुछ चेंज दिखाएंगे या बेस के साथ चेंज दिखाएंगे। बाकी अदर, जैसे अगर मान लिया कोई चीज अगर बेस के साथ चेंज दिखा रहा है तो एसिड के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई आपको चेंजिंग नहीं दिखाएगा। लेकिन ये जो तीन चीज आपने अभी पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन और लिटमस, ये तीनों के तीनों एसिड के साथ डिफरेंट कलर, बेस के साथ डिफरेंट कलर दिखाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एसिड बेस इंडिकेटर। तो आइए डिफरेंट इंडिकेटर्स और पढ़ें। पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस, जैसे हमारे हिंदुस्तान में लाल कलर का पत्ता गोभी आता है ना, वैसे ही चाइनीजों के पास हमारे हिंदुस्तान में हरा कलर का पत्ता गोभी आता है ना, इन द सेम वे चाइनीजों के पास लाल कलर का पत्ता गोभी होता है, एंड दैट लाल कलर पत्ता गोभी इज कॉल्ड रेड कैबेज जूस। अब उस रेड कैबेज का जूस निकालिए, एंड दैट ऑल्सो कैन बी यूज एज इंडिकेटर, ठीक है। और उसका क्या है कि वो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन बेस के साथ ग्रीन कलर का हो जाएगा। पढ़िए, it is a extract from the leaves of red cabbage. Its color remains red in acidic medium but change to green if the medium is basic or alkaline। मैंने अभी क्या बोला था? एसिड बेस इंडिकेटर जो आपने तीन जो ऊपर में पढ़ा ना, जैसे आप लिटमस का बात कर लीजिए, तो इनिशियली उसका पर्पल कलर होता है, एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो रेड हो जाएगा, बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो ब्लू हो जाएगा। लेकिन अब जो इंडिकेटर्स आप पढ़ेंगे वो अगर एसिड के साथ कोई रिएक्शन, मतलब कोई चेंज नहीं दिखा रहा, तो बेसिक के साथ दिखाएगा। तो यहीं पे आप देख लीजिए, रेड कैबेज को एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे ना तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के साथ अगर आप ट्रीट करा रहे हैं तो वो ग्रीन बन जाएगा रेड से। टर्मरिक, हल्दी बहुत ही ज्यादा हमारे इंडियन कल्चर में यूज किया हुआ करने वाला मसाला। ये जो है ये भी आपका एसिड के साथ न्यूट्रल दिखाएगा, बेस के साथ ब्राउन कलर का होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुरंत समझ जाएंगे आप लोग। कड़ी खा रहे हैं, कड़ी खाते खाते अगर व्हाइट, जनरली ये व्हाइट कपड़े पे गिरता है तो थोड़ा अच्छे से दिखता है, ठीक है। आप कड़ी खाते वक्त अगर गलती से भी आपके व्हाइट पैंट या व्हाइट शर्ट पे कड़ी गिर जाए, ठीक है, तो उसको आप धोने के लिए जो सरफ यूज करेंगे या साबुन यूज करेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि धोते वक्त उसका पीला कलर ब्राउन में चेंज हो जाएगा। ये आप ऐसा चीज है जो घर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कपड़ा यूज करे वो अगर व्हाइट हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो कोई भी पुराना व्हाइट कपड़ा लीजिए, उस पर हल्का सा हल्दी घोल के टपका दीजिए, उस पर फिर थोड़ी देर के बाद साबुन, कपड़े धोने वाला बेस यानी साबुन को रगड़िएगा, वो पीला कलर ब्राउन में चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैं इसको भी एसिड बेस इंडिकेटर कह सकता था, लेकिन नहीं, ये एसिड के साथ कोई चेंज नहीं दिखा रहा, सिर्फ बेस के साथ ट्रीट होगा तो येलो चेंजेस इनटू ब्राउन, तो इसलिए दे आर जस्ट अ इंडिकेटर, दे आर नॉट एसिड बेस इंडिकेटर। पढ़िए, टर्मरिक,
haldi is yellow dye and in the acidic as well as neutral medium, in acidic as well as neutral medium it color remains yellow. एसिड के साथ ट्रीट कराए चाहे न्यूट्रल मीडियम के साथ ट्रीट कराए, इसका कलर सेम होगा, लेकिन बेस के साथ अगर आप ट्रीट कराते हैं तो रेडिश हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दीज कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, कुछ फ्लावर के नाम दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, बायो के टर्म्स हैं, ठीक है. पेटोनियस, हाइड्रा नीजिया, ठीक है. ये याद रख लीजिएगा, ये इनके पिटल्स भी यूज किए जाते हैं इंडिकेटर्स की तरह, ठीक है. तो ये आप याद कर लीजिएगा, कुछ आपके उसके नाम हैं, याद कर लेंगे आप लोग इसके. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स थोड़ा ऊपर के आपने दो चीज पढ़ा, एक टर्मरिक हल्दी और एक रेड कैबेज. अब रेड कैबेज क्या है कि रेड कलर का होता है, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं दिखाएगा, जैसे ही बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा. वहीं पे अगर मैं हल्दी की बात करूं, एसिड के साथ कोई रिएक्शन मतलब कोई चेंज नहीं दिखाएगा, बेस के साथ ब्राउन कलर का हो जाएगा. यहाँ पे कलर से रिलेटेड कुछ नहीं होने वाला, स्मेल से. स्मेल यानी अब आप गंदी स्मेल है तो उसको गंध कहते हैं, अच्छी स्मेल है तो उसको खुशबू कहते हैं. तो यहाँ पे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्मेल. आप उसको एसिड के साथ ट्रीट कराइए, ठीक है, या बेस के साथ ट्रीट कराइए, देयर इज अ चेंज इन स्मेल, ठीक है. ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर में सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, अनियन आ जाएगा, वेनिला आ जाएगा, कोलिवल ऑयल, कोलिवी ऑयल, ठीक है. यानी मैं बताता हूं कैसे करना है. द टर्म ऑयल फैक्ट्री रिलेट्स टू द सेंस ऑफ स्मेल. The naturally occurring substance which have different smell is in acidic and basic medium are called oil factory indicators, ठीक है. तो ये भी आपके एक तरफे ही होंगे. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो ज्यादा शायद समझ में आए, ठीक है. तो ये वाला पैरा पढ़ने से पहले ये वाला पैरा पढ़ते हैं. वेनिला, जिसको जनरली हम आइसक्रीम या केक बनाते वक्त डालते हैं, अगर इस वेनिला को आप एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे ना, वेनिला को एसिड के साथ अगर ट्रीट कराएंगे तो वो उसका स्मेल वैसा का वैसा ही रहेगा. लेकिन जहां आपने बेस के साथ ट्रीट कराया उसका स्मेल गायब हो जाएगा. तो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर सच इंडिकेटर्स विच डिपेंड्स ऑन स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल. उसमें कोई कलर चेंजिंग आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है बेटा. तो आगे बढ़े. तो द वेनिला एक्सट्रैक्ट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल ऑफ इट्स ओन. बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, इसी कारण उसको आइसक्रीम या केक में भी डालते हैं. इफ वी एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू द एक्सट्रैक्ट देन द स्मेल ऑफ वेनिला गेट सप्रेस्ड. और जहां ही आपने उसमें बेस मिलाया, सारा कहानी खत्म. वेनिला का जो अच्छा स्मेल है वो सप्रेस्ड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. और ये कीजिए. हाउएवर ऑन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द एक्सट्रैक्ट द स्मेल डज नॉट गेट सप्रेस्ड. वहीं पे अगर आप एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे ना, अगर वहीं पे आप एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो देयर विल बी नो एनी चेंज यू विल फाइंड, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में ये पैराग्राफ पढ़िए. ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आपके अनियन आ जाएगा, वेनिला आ जाएगा, क्लोवी ऑयल, ये आपका हो जाता है लौंग का तेल या वेनिला या अनियन को आप ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह यूज कर सकते हैं. ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ चेंज इन कलर, दे जस्ट हैव द चेंज इन स्मेल, ठीक है. तो ये पैरा हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, ये पढ़ लीजिए. द वर्क ऑन द थ्योरी दैट देयर स्मेल कैन बी डिडक्टेड ओनली आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस एंड दस हेल्प इन डिडक्टिंग द नेचर ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन. ये भी ध्यान रखिएगा, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह दोनों के साथ आपको नहीं कुछ भी चेंज होने वाला, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के साथ चेंज होगा. जैसे कि अभी मैंने वेनिला के बारे में बताया,
बेस के साथ अगर आप ट्रीट कराते हैं उसको तो उसका प्लीजेंट स्मेल गायब हो जाएगा, एसिड के साथ उसका प्लीजेंट स्मेल वैसा का वैसा ही रहेगा बेटा। तो यहाँ पे बाबू आपका इंडिकेटर का टॉपिक खत्म हुआ। आपने एसिड के बारे में भी जान लिया कि उसका छोटे क्लास में डेफिनेशन क्या था, बड़े क्लास में डेफिनेशन क्या हो गया, बेस के बारे में भी जान गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग घर में रहिए अच्छे से और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।